नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 7 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड शिफ्ट है और सेट नंबर जो है वो 22 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर, इसमें हमें करेक्ट पैसिव ढूंढना था। ठीक है, पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना था। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा है, बट अगर ये वाला आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस थोड़ा सा अलग रखे गए हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ के रखा है वैसा नहीं दिया गया है। जब वैसा नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बोला भी गया है पैसिव सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला इसके में बोला गया था, पहले में बोला गया था द पेशेंट रिमेंबर्स। देखिए ये वाला पोर्शन सेम रखा गया है, रिमेंबर्स। फिर आगे ये वाला पोर्शन चेंज किया यहाँ से यहाँ तक, रिमेंबर्स ही वॉज टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन लिखा गया है। सेकेंड वाले में बोला गया था द पेशेंट रिमेंबर्स टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन बोला गया है। और तीसरे में बोला गया था द पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब खुद को याद कर रहा है, जबकि लेके कौन गया है, उसका सन गया है, बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन। और फोर्थ में रखा गया था द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन। तो दिए गए सभी ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट ऑप्शंस होगा यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका कौन सा हो रहा है, फोर्थ वन हो रहा है यहाँ पर, बीइंग और प्लस बी थर्ड। तो याद रखिएगा जब इस तरीके का कुछ आएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी वहाँ पर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं थी। ये वाले में थी लेकिन यहाँ पर ये हिमसेल्फ फर्जी का चिपकाया गया था, ये आपका गलत रखा गया था, इसलिए आपका फोर्थ वन सही था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें वन वर्ड बताना था। फॉर्मल फॉरगिवनेस जो होती है ऑफ अ पर्सन सिंस की, उसे क्या कहेंगे, एब्ल्यूशन था, एब्सोल्यूशन था, एब्सोल्यूटिज्म है, और ये था फॉरगिवनेस। तो जो फॉर्मल फॉरगिवनेस होता है उसको एब्ल्यूशन नहीं कहते, इसको कहते हैं कह सकते हैं राज्याभिषेक कह सकते हैं। राज्याभिषेक आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसके लिए आप कोरोनेशन एक वर्ड यूज़ होता है, उसे भी कह सकते हैं अभिषेक वगैरह। जब किसी राजा को गद्दी पे बिठाया जाता है, युवराज को, तो वो होता है। और ये जो लिखा गया एब्सोल्यूशन जो होता है, ये आपका जो है फॉर्मल फॉरगिवनेस होता है ऑफ पर्सन सिंस। तो ये वाला आपका करेक्ट था। एब्सोल्यूटिज्म एब्सोल्यूट से बना है और एब्सोल्यूटिज्म आपका नाउन है, इसका मतलब होता है निरंकुशता। फॉरगिवनेस का मतलब आपका नाउन है ये भी, और इसका मतलब होता है किसी को फॉरगिव करना, मतलब माफ़ी देना सेंस में होता है। इसमें हमें एंटोनिम बताना था मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो भी अंडरलाइन वर्ड का, जो कि था अनडिज़ायरेबल। आप स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ अनडिज़ायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज़, ये दिया गया था, अनडिज़ायरेबल रहेगा। चूँकि एंटोनिम में बताना था तो पहला था एडवाइजेबल, दूसरा है फुलिश, तीसरा है अनएडवाइजेबल, चौथा है आपका मीक। अनडिज़ायरेबल मतलब जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, या आप इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनएडवाइजेबल है टू इन्वेस्ट करना। ठीक है, चूंकि हमें एंटोनिम बताना तो अनएडवाइजेबल इसका सिनोनिम बन जाएगा, तो ये आपका एंटोनिम तो नहीं होगा। फिर यहाँ एडवाइजेबल आप इसका एंटोनिम बना सकते हैं, ये आपका इसका एंटोनिम बन जाएगा। फुलिश का मतलब मूर्खतापूर्ण होता है, और या मूर्ख कह सकते हैं आप। और मीक का मतलब हम्बल सबमिसिव होता है, जिसका मतलब विनम्र होता है, विनीत होता है। इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करना था और सेलेक्ट द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। अशोक वॉज इन द बस स्टॉप, देखिए बस स्टॉप से पहले आपका इन नहीं लगता है, टू द बस स्टॉप भी गलत है, अशोक वॉज ऑन द बस स्टॉप भी गलत है, आपका लास्ट सही है, अशोक वॉज एट द बस स्टॉप। इसमें इडियम बताना था, अंडरलाइन इडियम के लिए जो है करेक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी थी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये काफ़ी आसान है। ठीक है, इसका मतलब होता है रहस्य को बता देना, सभी को डिस्क्लोज करना। पहला था ओपनली कॉन्फेस था, दूसरे में था क्रिएटिंग अ फॉल्स स्टोरी, तीसरे में था टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंटिंग टू, और चौथे में था सीक्रेटली कॉन्फाइड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा था, थर्ड वन था यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसमें हमें एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का, तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ कॉन्सेंट था, जिसका मतलब होता है सहमति, जिसके लिए आप अलाउ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परमिशन यूज़ कर सकते हैं, परमिट यूज़ कर सकते हैं।
ये आपके कुछ इससे मिलते जुलते थे, बट हमें एंटोनिम बताना था। एंटोनिम के पहले था बिकरिंग था, दूसरा एक्सपल्जन था, और तीसरा आपका डायरेक्टिव था, चौथा आपका इंटरडिक्शन है। बिकरिंग का मतलब होता है कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फर्जी की बहस करना, और एक्सपल्सन का जो मतलब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्सपल्सन का क्या मतलब होता है। इस चीज़ से मिलता जुलता है एक वर्ड होता है एक्सप्लोशन, ठीक है, लेकिन वो दूसरा सेंस है, यहाँ पर एक्सपल्सन रखा गया है। डायरेक्टिव का मतलब निर्देशित सेंस में होता है, ठीक है, और ये इंटरडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़, या कह सकते हैं आप प्रोहिबिशन सेंस में होगा, मतलब रिफ्यूज़ल सेंस में रहेगा, जिसमें आप रिफ्यूज़ल कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपका कॉन्सेंट सेंस है, तो ये आपका जो करेक्ट बन जाएगा वो आपका यहाँ पर इजाज़त है, और यहाँ पर आपका प्रोहिबिशन है मतलब मनाही है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा एंटोनिम के तौर पर इंटरडिक्शन। इसमें क्या करना था, इसमें देखिए जम्बल्ड ऑर्डर अरेंज करना था पार्ट्स में, थोड़ा सा अलग टाइप का था सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। जो पार्ट्स दिए गए थे वो ब्रेक में है इस तरीके से, और ऑप्शंस रखे गए थे, तो ऑप्शन से चेक करते हैं किसमें सही बैठाया गया है। अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क्ड द 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड, या बी में रखा गया था द 20th सेंचुरी मार्क्ड अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड। थर्ड में रखा गया था अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड मार्क्ड द 20th सेंचुरी, और फोर्थ था फॉर मैनकाइंड अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क्ड द 20th सेंचुरी। जो आपका करेक्ट होगा वो आपका कौन सा हो रहा है, आपका सेकेंड वन हो रहा है। जो 20th सेंचुरी है उसको मार्क किया जाता है संक्रमण काल ऑफ मानव का, ठीक है, इस तरीके से आप महान संक्रमण काल कह सकते हैं आप, ग्रेट मतलब बड़ा संक्रमण काल। यहाँ पर क्या करना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है या नहीं है, अंडरलाइन वर्ड का। ड्यूरिंग माई टाइम टेकिंग एंड ग्रेजुअल कॉन्वल्सेंस आफ्टर माई बैक इंजरी माई फैमिली वॉज माई बाय माई साइड। तो ये देखिए क्या होता है, जो कॉन्वल्सेंस मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी बीमारी से स्वस्थ होना धीरे धीरे, तो कंडीशन होती है। इसके लिए स्पेलिंग में देखिए जो स्पेलिंग रखी गई थी वो आपकी गलत है। स्पेलिंग पहली देखिए CONVALE, बट यहाँ आगे गलत कर दी गई है, तो ये वाली आपकी गलत थी। यहाँ पर S के बाद CE होता है, तो यहाँ नहीं लिखा गया है, और चौथे में देखिए CONVALESCENCE, ये आपकी सही थी लास्ट वन। इसमें करेक्ट कोलोकेशन वर्ड बताना था, तो ब्रांडी यानी ब्रैडी स्टेटेंड द डैश बैटन इन हैंड, बैटन मतलब छड़ी वगैरह होती है, तो कैसी छड़ी उसने हैंड में ली। चार्ज है, वुडन है, स्विंग है, या ओपन है। स्विंग मतलब झूला होता है, और यहाँ पर जो आपका आएगा ये आपका नाउन था, तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव जो अप्रोप्रिएट कैलोकेशन वर्ड है वो आपका वुडन बैटन हो जाएगा। इसमें इडियम की मीनिंग बतानी थी। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मतलब किसी चीज़ को बाहरी चीज़ से देख करके उसी चीज़ को ले लेना, एक्सेप्ट करना, तो क्या सेंस रहेगा। पहले में था एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट टू बी क्वाइट दैट इट अपीयर्स। दूसरे में था अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। तीसरे में था नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशंस इवन दो यू वांट टू लाफ। चौथे में था शो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाय मेकिंग एन अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा यहाँ पर। इसमें हमें करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना था। देखिए टेंस से लिमिट करते हैं। द सेक्रेटरी अश्योर्स द ऑडियंस दैट ही और शी इज़ गोइंग टू हेल्प देम। इससे पता चल रहा है कि ये वाला ही टेंस रहेगा, तो ये वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ढूंढना है डायरेक्ट में। डायरेक्ट में ये है, देखिए इसमें है, हो सकता है ये भी हो सकता है। ये वाले में आपका प्रेजेंट नहीं है, इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो दो ऑप्शन बचे हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में लिखा गया अश्योर्स, इसका मतलब डायरेक्ट में भी ये प्रेजेंट टेंस में ही रहा होगा, पास्ट में नहीं रहा होगा, इसलिए आपका वर्ब नहीं बदला गया है। तो इसका मतलब देखिए ये वाला आपका पास्ट है तो ये नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट था तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वन। इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें बताना था एक्टिव फॉर्म बतानी थी। टेंस से लिमिट करते हैं क्योंकि ये आपका पैसिव बनाया गया है। माई कैफ़े हैज़ बीन रिविजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट, तो रिविजिटेड हैज़ बीन है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ढूंढना है किधर है। पहले में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या मतलब होता है, हैव और हैज़ ढूंढना है, थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। इसमें नहीं दिया गया है, सिंपल पास्ट है। इसमें नहीं दिया गया है, इसमें डिड चिपकाया गया, सिंपल ये तो भी गलत तरीके से चिपकाया गया, डिड के बाद भी बनाता है, और नॉट भी आता है। नॉट नहीं आता तो भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, फिलहाल ये गलत था। थर्ड में बोलते हैं, यहाँ पर बोला गया था मैनी टूरिस्ट हैव रिविजिटेड है, यहाँ पर आपका हैव थर्ड फॉर्म है। चौथे में था मैनी टूरिस्ट हैज़, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, बट करेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि टूरिस्ट आपका प्लूरल है तो हैज़ गलत है आपका, यहाँ पर थर्ड वन सही हो जाएगा।
इसमें हमें अंडरलाइन वर्ड जो था नॉन चाइलेंट, इसका क्या करना था, एंटोनी बता। नॉन चाइलेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बंदा जो है क्या हो, हीडलेस हो, या आप कह सकते हैं एकदम लापरवाह हो, ठीक है, उस सेंस में आपका नॉन चाइलेंट यूज़ होगा। इसके लिए बॉयस्टरस था, अनकंसर्न था, कंसिडरेट था, रेस्ट्रोस्पेक्टिव था। चूंकि हमें क्या बताना है, एंटोनी बताना है। बॉयस्टरस का मतलब आपका क्लैमरस होता है, नॉइजी होता है, मतलब उधमी सेंस कह सकते हैं, बहुत शोर 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 गुल भरा। अनकंसर्न जो आपका कंसर्न ना हो, जो किसी चीज़ को लेकर के चिंतित ना हो, तो उसे कहेंगे अनकंसर्न। कंसिडरेट का मतलब जो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करता है, काफ़ी एक्टिव रहता है, रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं आप, जो कंसिडरेट करता है मतलब विचारवान, विचारशील। और यहाँ पर एकदम सा लापरवाह रहेगा, एकदम मतलब जो है, जो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो लास्ट वाले में देखेंगे तो लास्ट में था रेट्रोस्पेक्टिव, इससे रेट्रोस्पेक्शन बनता है, जिसका मतलब सिंहावलोकन होता है, मतलब पास्ट की एक्टिविटीज़ को जो है याद करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा, कंसिडरेट। इसमें हमें एंटोनी बताना था। पैसिफाई का मतलब शांत करना होता है, शूट करना सेंस में होता है। प्लेकेट होगा, सेटिस्फाई सेंस में होगा। तो पहला था प्लेकेट, दूसरा था एसुएज, तीसरा है एग्रीवेट, चौथा है क्वेल। चूंकि एंटोनी बताना था तो यहाँ पर प्लेकेट इसका सिनोनिम था, तो एंटोनी नहीं बनेगा। एसुएज का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट चीज़ को, उसकी अनप्लीजेंटनेस को थोड़ा सा कम करना सेंस में होगा, ठीक है। या एक तरीके से कह सकते हैं संतुष्ट करने में सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। एग्रीवेट का मतलब किसी चीज़ की जो है बुरी हालत को और ज़्यादा बुरा बनाना, बदतर करना आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर। और लास्ट वाला देखेंगे तो क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, एक तरीके से दमन कर देना। तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ शांत कर रहे हैं मतलब चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर उस चीज़ों को बेकार कर रहे हैं, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर एंटोनी बन जाएगा। इसमें रीअरेंज करना था, ऑर्डर बनाना था। केम्स रिडली दिया गया था आर, केम्स रिडली आर, फिर पी में बोला गया था यूजुअली फाउंड इन नियर शोर, एंड क्यू में बोला गया था इन शोर वाटर्स ऑफ द नदन, आर में बोला गया था गल्फ ऑफ मैक्सिको स्पेशली इन लूसियाना वाटर्स, एस में बोला गया था विच आर देयर प्राइमरी फीडिंग ग्राउंड्स। आपकी ये वाला दिया गया था, आप चाहें ऐसे ऐसे देख सकते थे कैसे आएगा, या फिर आपको समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देख सकते थे। यहाँ पर बोला गया था आपका नदर्न के साथ क्या आएगा, नदर्न के साथ ये गल्फ मैच करेगा, नदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका मतलब क्यू के बाद आर आएगा, तो इससे एलिवेट कर सकते थे क्यू के बाद आर कहाँ है, क्यू के बाद आर इसमें नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें है, हो सकता है क्यू के बाद आर इसमें नहीं है। फिर भी आप मैच करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला हमें एक मिला हुआ है पी क्यू आर एस, तो ये है कि नहीं चेक कर लेते हैं। केम्स रिडली आर डैश, केम्स रिडली आर पी बोला गया है, यूजुअली फाउंड इन नियर शोर, एंड क्यू बोला गया था एंड इन शोर वाटर्स ऑफ द नदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको स्पेशली इन लुसियाना वाटर्स विच आर प्राइमरी। ये आपका मैच करा तो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। इसमें फिलअप करना था अप्रोप्रिएट, वो भी मोस्ट। अ फेंट मिस्ट डैश ओवर द वैली, ठीक है। तो ये मिस्ट मतलब आपका धुआं वगैरह होता है, तो ओवर द वैली, वैली के चारों तरफ कह सकती है आप, वहाँ वैली के ऊपर जो है ये, ठीक है, मिस्ट है। तो क्या आएगा, हंग है यहाँ पर, क्या आएगा, और स्वंग है, स्वैड है, और डेंगल्ड है। देखिए हंग का मतलब जो है लटका हुआ सेंस रहेगा, कि जैसे वैली उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे दिख रहा है। और स्वंग ये स्विंग से बना है, जिसका मतलब झूलना सेंस में होता है। और स्वैड का मतलब डामाडोल होना, यानी ये भी झूलने सेंस में कह सकते हैं। और जो आपका डेंगल दिया गया है, डेंगल का जो दिया गया है, इसका मतलब भी क्या होगा आपका, इसका मतलब झूलना ही सेंस होता है डेंगल्ड, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा हंग, ठीक है, हंग ओवर द वैली। इसमें बताना था, यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी। टेंस एलिमेंट करते हैं। शी सेड टू मी यू विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो, ये दिया गया था। विल स्पीक से पता चल रहा है जब पैसिव सॉरी डायरेक्ट बनाया जाएगा, इनडायरेक्ट बनाया जाए तो वुड हो जाएगा। तो वुड यहाँ पर है, इस वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर टुमारो को दैट डे होता तो टुमारो को दैट डे नहीं, टुमारो को द नेक्स्ट डे होता है। तो यहाँ पर आपका नहीं था, इस वाले में था, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर भी देख सकते हैं आप, अगर जो डाउट है आप फिर भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आंसर आपका ये बन रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बनाना था, यहाँ पर बताना था। लैंग्वेज था, एल्टीट्यूड था, डिस्कशन था, और लॉन्गिट्यूडनल था। तो लैंग्वेज का मतलब शिथिल सेंस में होता है, कमजोर वीक सेंस में होता है, तो ये आपका सही था स्पेलिंग। एल्टीट्यूड की स्पेलिंग सही है, डिस्कशन की गलत है, DICUSSION होता है, गलत था। लॉन्गिट्यूडनल आपकी जो लाइन्स होती हैं जो खींची जाती है, जैसे ग्लोब में होता है ऐसे ऐसे वाली लाइनें, ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल होती है।
इसमें पैराग्राफ बनाना था। ए में बोला गया था इट नॉट ओनली डिस्टेंस द एडिक्ट फ्रॉम हिज और हर सोशल सर्कल्स बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स देयर प्रोडक्टिविटी बैडली। बी में बोला गया था पीपल बिगिन ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड ग्रेजुअली मेक्स इट a habit. सी में बोला गया था addictions of any kind including alcoholic addictions impacts all aspects of an individual's life. डी में बोला गया था once it becomes a habit it does not require much to change into an addiction. ठीक है, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि थीम क्या चल रही है। यहाँ पर थीम बी वाली चल रही है कि पीपल बिगिन ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ग्रेजुअली मेक इट हैव हैबिट, बी चल रहा है। फिर वहीं बोला गया था कि ये जो हैबिट चल रही है वो बोला गया था वंस इट बिकम अ हैबिट इट डज नॉट रिक्वायर मच टू चेंज इन एडिक्शंस। इसका मतलब डी आएगा बी के बाद। डी बी किधर था, डी बी चेक करना था, तो बी सॉरी बी डी इधर है आपका, बी डी इधर नहीं है, बी डी इधर है और बी डी इधर है, दो जगह मिला, एक गलत हुआ है। अगर जो बी डी मिल गया तो स्टार्टिंग किससे होगी, क्या बी डी से ही स्टार्ट होगी, इतना तो पता है खैर हमें बी डी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इट इज़ ओनली ये वगैरह ये इससे स्टार्ट नहीं होगा और ये भी एडिक्शन वगैरह ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका ये वाला चला जा रहा है, तो फिर दो बच रहे हैं, ये तीसरा और पहला बी डी। तो बी और डी के बाद देखिए क्या आएगा। इसमें बोला गया था एडिक्शन बन जाएगा, तो ए में बोला गया था इट नॉट ओनली डिस्टेंसेस दैट द एडिक्ट फ्रॉम हिज और हर सोशल सर्कल्स बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स देयर प्रोडक्टिविटी बैडली। वहीं पर आप देखेंगे ए के बाद सी में बोला गया था एडिक्शंस ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग अल्कोहलिक एडिक्शंस इम्पैक्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, ये बोला गया था। देखिए एडिक्शंस की बात यहाँ पर की गई थी डी वाले में, इसका मतलब डी के बाद आपका सी आएगा, तो डी के बाद आपका सी आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा, तो आपका डी सी ए लास्ट यानी थर्ड वाले में था, थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, सेगमेंट्स को मीनिंग सब्स्टिट्यूशन बताना था। ही इज़ इन डेप्ट ड्यू टू हिज जुडिशियस टेस्ट एंड हैबिट्स। देखिए यहाँ पर डेप्ट में है मतलब ऋण में फंस गया है, तो जाहिर सी बात है ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। जुडिशियस का मतलब जो होता है विवेक का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर देखिए एफ्लुएंट है, फ्रूगल है, एक्स्ट्रावेगेंट है, मॉडरेट है। अगर जो डेप्ट में बंदा पड़ा है तो वो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, धनी धनाढ़ सेंस होता है, तो ये वाला तो आपका नहीं हो रहा है फिलहाल क्योंकि आगे भी ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रूगल का मतलब एक इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ के खर्चा करने वाला। और यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब जो है मितव्ययी होता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं लैविश कह सकते हैं, आप कह सकते लैविश है इसके लिए, तो है ही है, जिसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, खर्चीला, अनइकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। और मॉडरेट जो था इसका मतलब संतुलित सेंस में होता है, तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि डेप्ट में पड़ा है इसलिए आपका एक्स्ट्रावेगेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। पैसेज आया है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। पैसेज में बोला गया था द ब्रिटिश किंग चार्ल्स फर्स्ट हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस फ्रॉम हिज फादर। हिज पीरियड saw a very high rate of inflation. He wanted to dash money, therefore he dash creating the title of baronet and selling it to dash candidates. However, his decision was dashed by British Parliament. थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं 1 नंबर पर। ब्रिटिश किंग जो चार्ल्स पहले थे वो, यानी ये फर्स्ट है चार्ल्स प्रथम, हैड डैश वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। अपने फादर से उनको डैश किया है, तो फ्रॉम हिज फादर बोला गया है, क्या आएगा, ओन्ड फ्रॉम हिज फादर, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, डिवाइज्ड फ्रॉम हिज फादर, जेनेटिक फ्रॉम हिज फादर। और डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो ये ओन्ड का मतलब जो है किसी चीज़ को स्वामित्व स्थापित करना है, स्वामित्व होना, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम हिज फादर था। इनहेरिटेड आपका गलत सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जो है विरासत में मिली उनको जो है डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। डिवाइस का मतलब जो है युक्ति लगाना सेंस होता, तो ये नहीं होगा। जेनेटिक का मतलब जो है आनुवंशिक होता, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड पे आते तो सेकंड में बोला गया था ही, इसलिए वो क्या बोलते थे, इसमें बोला गया था ही वांटेड टू डैश मनी, इसलिए वो मनी को डैश करना चाहते थे, रेज करना चाहते थे, अप्रेज करना चाहते थे और ब्रिंग करना चाहते थे, लिफ्ट करना चाहते थे। रेस का मतलब थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे क्योंकि पहले और इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या था, जो सप्लाई ऑफ करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर सप्लाई ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी तो मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो मनी का कुछ बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो रेज यहाँ पर था पहला। दूसरा था अप्रेज, था अप्रेज मतलब प्रेज करना सेंस होता है, स्तुति करना सेंस होता है। ब्रिंग लाना होता है, लिफ्ट मतलब उठाना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, रेज मनी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देयरफॉर इसके लिए ही, इसलिए ही डैश he created the title of Barrett and selling it to. He ventured creating, he started creating, he continued creating, he appeared creating. वेंचर्ड का मतलब कोई साहसिक कार्य करना, तो ये आपका नहीं होगा। स्टार्टेड आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसने
स्टार्टेड किया क्रिएटिंग द टाइटल और उसको बेचना चालू कर दिया। फिर आते हैं 4th नंबर पे। 4th में बोला गया था यहाँ पर टू द डैश कैंडिडेट्स। चलिए बना भी रहे थे, क्रिएट कर रहे थे टाइटल बैरनेट का, और सेल कर रहे थे। किसको सेल कर रहे थे? यहाँ कैंडिडेट्स बोला गया है। रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स को, ओपुलेंट कैंडिडेट्स को, हेल्दी कैंडिडेट्स को, वेल्दी कैंडिडेट्स को। रिसोर्सफुल का मतलब संसाधन से होता है, तो यहाँ कैंडिडेट से मैच नहीं करेगा। ओपुलेंट का मतलब जो है आपका समृद्ध सेंस में होता है। अगर जो कोई चीज़ है, बिल्डिंग वगैरह आप कह रहे हैं ओपुलेंट है, तो इसका मतलब वो लग्जरियस है, विलासितापूर्ण है। ठीक है, सारे संसाधन वहाँ रहेंगे। अगर जो आप पर्सन के लिए ओपुलेंट यूज़ करते हैं, ये भी एडजेक्टिव है, फिलहाल पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बहुत ही विलासितापूर्ण रहेगा, विलासिता प्रिय रहेगा, विलासिता प्रिय। या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लैविश रहेगा, एक्सपेंड करेगा वो इधर उधर, उस सेंस में होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बोला गया कि वो सेल कर रहे हैं, स्टार्ट किया है उन्होंने बनाना और सेल कर दिया है, सेल कर रहे हैं वो किसको? डैश कैंडिडेट्स को। अगर जो इसके बाद देखेंगे ओपुलेंट के बाद हेल्दी, तो हेल्दी आपका यहाँ पर मतलब ही नहीं है क्योंकि धन की बात हो रही है। वेल्दी मतलब क्या हो जाएगा? जो पजेस कर रहा हो मनी को, मनी या अन्य प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा हो, उसके लिए आपका वेल्दी होता है। ओपुलेंट का मतलब जैसा कि अभी बताया था, जो धनाढ़ होता है बट वो आपका लेविशंस में होता है, और ये आपका जो पोजीशन होता है, जो मनी वगैरह हो या प्रॉपर्टी वगैरह हो, उसका पोजीशन करता है, तो उसे हेल्दी वेल्दी कहेंगे। तो आपका जो करेक्ट है वो आपका 4th वन सही है। इसमें हमें लास्ट में बताना था, लास्ट में बोला गया था हाउएवर हिज डिसीजन वाज डैश बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाउएवर फिर भी, यद्यपि जो है उनका क्या किया गया था? डिसीजन डैश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। बैनिश किया गया था, रिजेक्टेड किया गया, अनएक्सपेक्टेड किया गया था, अबेंडन किया गया था। बैनिश का मतलब देश निकालना होता है, दंड स्वरूप कह सकते हैं आप, तो ये नहीं होगा। रिजेक्टेड मतलब अस्वीकृत कर दिया गया, और अनएक्सेप्टेड तो यहाँ पर दिया गया जिसको अस्वीकार करना सेंस होता है, और अबेंडन मतलब त्यागना सेंस होता है। जो करेक्ट होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, बैनिश नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।